जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग ईएनवीएस का सजेशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सेमेस्टर वन में जो लोग हो, सेमेस्टर वन चाहे आप लोग बीए में हो, चाहे आप लोग बीकॉम में हो, चाहे आप लोग बीएससी में हो, सभी लोगों का क्या काम है, अगर आप लोगों ने ईएनवीएस अभी तक नहीं पढ़ा है ना, कैसे पढ़ना है अभी लास्ट के दिनों में आपको बताते हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग 2026 में एग्जाम दोगे, पहले आपको बताते हैं कि आप लोग का पेपर पैटर्न क्या है, आप लोग को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सब कुछ बताते हैं। ईएनवीएस का जो पेपर पैटर्न है, ध्यान से सुनना, आप लोग का एमसीक्यू आएगा, 10 एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और एमसीक्यू का एक अलग से मैराथन हम लोग अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द, और वो मैराथन करने के बाद आपका सारा एमसीक्यू 10 का 10 मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। अभी इस मैराथन में हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का कर दिया था, ईएनवीएस का कर दे रहे हैं। और जितना भी ये पीडीएफ है ना, आपको ये भी मिल जाएगा, और जिन लोगों को बंगाली में चाहिए उनको भी पीडीएफ बना के हम लोग शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। तो भाई परेशान नहीं होना है, इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, और इस स्लाइड को क्या करना है, आप लोग को सेव करके रख लेना है। एग्जाम से पहले ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करके जाना ही जाना है। अब ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने अभी तक ईएनवीएस कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोग का प्रायोरिटी क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या करना है आप लोग, ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना, सबसे पहले कंप्लीट करना, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास क्या है, टाइम है, देन आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया था, और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज करके आपका सारा लेक्चर सीयू का सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सीयू का सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो 1.5x करना, कान में अपना ईयरबड्स लगा लेना, और भाई सारा टॉपिक कवर करके चले जाना। इतना कंटेंट आपके दिमाग में हो जाएगा कि जो भी आपके क्वेश्चन सामने आएगा ना एग्जाम में, आप लोग खुद से भी आंसर बना के लिख पाओगे, और कुछ भी आपको रटने का जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक को समझ लो और अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। कैसे क्या लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है ईएनवीएस। पहले आपको सजेशन करना है, देन अगर आपके पास टाइम है तो लेक्चर का वीडियो दिया गया है, 1.5x करके चैप्टर देख लो, समझ लो, बस बात खत्म, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका टोटल आएगा एग्जाम में, वो टोटल आपका 12 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन दिया जाएगा। जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता होगा, तो टोटल आपको अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन। तो जो आपको बेस्ट आंसर आता होगा, तो उसी को आप लोग अटेम्प्ट करना, अच्छे से करना, ठीक है। ब्लैक ब्लू करके बताएंगे सब कुछ कैसे क्या करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन देख लो, टोटल आपका 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल अटेम्प्ट कितना करना है आपको, 4 क्वेश्चन करना है। तो जो आपको बेस्ट आंसर आएगा ना, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाओगे, उसी को अटेम्प्ट करने जाना, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता देते हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं यार, कि पूरा सिलेबस को ही हाईलाइट करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करने वाले। पूरा सिलेबस को ही हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है सजेशन। लेकिन नेक्स्ट एडू क्लासेस ने पहले क्या किया, आपका चैप्टर वाइज करके सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अब आपको हम लोग दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मिक्स करके सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमारा नेक्स्ट एडू क्लासेस थोड़ा सा सबसे डिफरेंट करता है। आप लोग सारा लेक्चर कंप्लीट करना। फिनेंशियल अकाउंटिंग जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, तो एक चीज बता देते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जितना भी सजेशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है ना, उससे आपका पूरा पेपर एक्सटर्नल एग्जाम का मैच हो जाएगा डिटो। और सॉल्यूशन हम लोग अपने प्लेलिस्ट में करवा रहे हैं, तो जाके यूट्यूब चैनल चेक करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ईएनवीएस का सजेशन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज मराइन पोल्यूशन। भाई मराइन पोल्यूशन होता क्या है, देखो मराइन का मतलब ही होता है वाटर, सी, ओशियन, ये सब, ठीक है। जितना भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया आपका, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, और आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया, यहाँ पे जैसे केमिकल्स हो गया। जितना भी ये सारा चीज है ना, आप लोग जब डंप करते हो, कहाँ पे करते हो, सी में करते हो या ओशियन में करते हो। जितना भी एग्रीकल्चर से क्या आता है, फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड होता है, तो जितना भी सॉइल के थ्रू आपका कहाँ पे जाता है, सी में जाके मिलता है। तो ये सारा जब जाके मिलता है आपका ओशियन में, ठीक है, और डैमेज किसको करता है, मरीन लाइफ को करता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को करता है, तब आपका मरीन पोल्यूशन कहलाता है। कि भाई आपका पानी गंदा हो गया है, पॉल्यूट हो गया है, किसके कारण हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स याद रखना कि हार्मफुल डंपिंग ऑफ केमिकल, प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है वो पूरा आपका बह के पानी सी, ओशियन में जाके मिलता है, और हार्म किसको करता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को। तो अगर 2 मार्क्स में आपका पूछता है तो ये लिख देना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन होता क्या, देखो चैप्टर वाइज में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बात किया, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं है, जस्ट आपको समझा देंगे टॉपिक। आप लोग का क्या काम है कि आप लोग एक बार रीड करके गो थ्रू कर देना, आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होगा वो भी आप लोग के लिए ऐड करके लाएं, आप लोग उसको सुन लेना, समझ लेना। और इस पीडीएफ को क्या करना, ये जितना भी आपको टेम्पलेट मिल रहा है ना, मतलब स्लाइड्स मिल रहा है,
आप लोग इसको सेव करके रख लेना। इससे बेस्ट मेथड, इतना बेस्ट सजेशन आपको कोई भी सीयू के अंडर में प्रोवाइड नहीं करेगा फॉर ईएनवीएस, ठीक है। एसिड रेन होता क्या है, देखो सिंपली पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एसिड रेन इज रेनफॉल दैट हैज बिकम एसिडिक ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आपका रेनफॉल हो रहा है वो एसिडिक हो जा रहा है, किसके वजह से हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो भाई एयर पॉल्यूशन होता कैसे है, जो भी आपका इंडस्ट्री से मान लो पॉल्यूशन निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है तो वो क्या डायरेक्ट पानी में थोड़ी जा रहा है, पहले तो आपका हवा में जा रहा है, मतलब क्लाउड में जा रहा है। क्लाउड में जा रहा है, वहां पे क्या है आपका रेन का ड्रॉपलेट्स है ना, रेन का क्या है ड्रॉपलेट्स है, इसमें आपका पॉल्यूशन मिल रहा है, रेन में आपका पॉल्यूशन जो मिल रहा है और वो फिर मिल के आपके सरफेस पे जो आ रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेन, बोलते हैं कि एसिडिक रेन हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है जो ताजमहल है आपका, ताजमहल है आपका, उसका जो कलर है ना, जो व्हाइट कलर था पूरा, वो देखना धीरे धीरे आपका उसका कलर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है कि एसिड रेन हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है ना, तो एसिड रेन भाई होता ही होता है। इसके कारण विक्टोरिया का भी कलर हो गया, जो व्हाइट कलर है, व्हाइटिश कलर है, उसका करंट डाउन हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। तो आप लोग को डेफिनेशन कैसे याद करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि एसिड रेन इज रेनफॉल दैट बिकम्स एसिडिक ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। स्पेशली हमेशा याद रखना कि जब भी एयर पॉल्यूशन का बात आता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका CFC, ये सारा एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको सल्फर डाइऑक्साइड ये सब एग्जाम्पल डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे दो आपका डाल दिए गैसेस का नाम, साथ ही साथ बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को जलाने से इट कॉजेज हार्म टू फॉरेस्ट, लेक्स एंड एक्वाटिक एंड बिल्डिंग्स। तो आप लोग नॉर्मल सा बात है, एसिड रेन हो रहा है तो फॉरेस्ट को भी हार्म करेगा, एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म करेगा, और जितना भी बिल्डिंग वगैरह है, जैसे मॉन्यूमेंट आपको बता दिए, ताजमहल हो गया, तो उसको भी हार्म करेगा। ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया एसिड रेन। अगर इसके बारे में पूछता है तो आपको एग्जाम में लिख के आना है ऐसा ही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग इज अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, माइक्रोब और एनिमल कंपाउंड्स that can be used to create new medicine, agriculture crop और commercial crop। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें कहानी लिखना है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको मेन बात लिखना है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। तो इसमें आप लोग लिख लेना कि इसमें लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज सर्च करते हैं जहां से प्लांट को रिसर्च किया जाता है, जैसा न्यू मेडिसिन बनाने में हेल्प हो, वैल्यूएबल रिसोर्सेज को सर्च किया जाता है सिंपली, कि जिससे हम लोग मेडिसिन बनाए, ठीक है। किसी डिजीज के लिए बना सकता है कोई, है ना, कोई बीमारी है उसके लिए मेडिसिन ढूंढा जा रहा है, तो उसके लिए कोई एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो ये सिंपली आपका एक सिस्टमैटिक सर्च है फॉर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया और एनिमल कंपाउंड्स हो गया, दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज करके हम लोग क्रिएट क्या करेंगे, न्यू मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप क्रिएट कर सकते हैं और कॉमर्शियल प्रोडक्ट जैसे कि आपका कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो सर्च कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। अब उसके बाद आते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ लो कार्बन लाइफस्टाइल। देखो इसमें होता क्या है, लो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब है कि कार्बन का यूज, मतलब जो कार्बन है ना, आप लोग भी जानते हो कार्बन हमारे एनवायरमेंट के लिए सबसे भयानक होता है। तो लो कार्बन लाइफस्टाइल होता क्या है कि कार्बन का यूज कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम होना चाहिए तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यार यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल पूछा गया, इंक्लूड्स यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, अपना मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करने का थोड़ा, जब आपको हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा कहाँ पब्लिक यूज करो, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट, अपना प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करो ताकि पॉल्यूशन कम हो एनवायरमेंट में। कार पूलिंग और राइडिंग अ बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ पर्सनल कार, जैसा कि आपको बताएं कि बाइसाइकिल यूज करो, अगर आपको पास में जाना है तो वॉक करके जाओ, ठीक है, कोई व्हीकल का यूज मत करो। ईटिंग मोर लोकली सोर्स्ड फूड, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे यूज नहीं है वहां पे आप लोग सेव करो इलेक्ट्रिसिटी को, और एफिशिएंट मतलब यूज करो एलईडी बल्ब्स, है ना। तो ये सारा एग्जांपल हो गया लो कार्बन लाइफस्टाइल, और ये इसका लॉन्ग भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट क्लाइमेट। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बता देते हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस व्हेन forests are cut down. This carbon stays in the atmosphere, trapping heat and contributing to global warming and serve climatic change. देखो कैसे डिफॉरेस्टेशन आपका इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ठीक है। यहाँ पे शायद थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ तो देखो, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट क्लाइमेट, सिंपली आप लोग नॉर्मल सा बात समझ लो। अगर आप लोगों ने ट्री लगाया, ठीक है, ट्री क्या करता है, आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है ना। तो वो क्या होगा, अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो नॉर्मल सी बात है वो क्लाइमेट को आपका इफेक्ट करेगा, ग्लोबल वार्मिंग आपका इंक्रीज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा,
कभी टेम्परेचर आपका बहुत राइज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है कि आप लोग को फॉरेस्ट अगर काटते हो तो कार्बन जो होता है वो ट्रैप हो जाता है एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर के अंदर ही क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ये सारा वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है, कि एटमोस्फेयर में ट्रैप हो जाता है और कंट्रीब्यूट क्या करता है, कंट्रीब्यूटिंग हीट, हीट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपका एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारे यूज हो सकता है, ठीक है। जो आपका ग्राउंड वाटर है उसमें आपका कमी हो सकता है, ड्राउट हो जाएगा, है ना, जो आप देखते हो बंजर हो जाता है जमीन बहुत जगह एग्रीकल्चर। तो ये सारा चीज है कि डिफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारा है, और इसका आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या कॉजेज है। तो ये सारा 2 मार्क्स में, तो सिंपली आपको 2-3 लाइन में ही कंप्लीट करना है, और इसमें ज्यादा कहानी आप लोग बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेम द एनी 3 IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। यहाँ पे देखो 3 तरह का आपका रेड लिस्ट है जिसको हम लोग बनाते हैं एनिमल्स के लिए, कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, किसका ज्यादा मतलब अभी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये 3 लिस्ट है। पहला है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब CR, जिसका इसमें हम लोग डालते हैं जो हाईली एक्सट्रीम मतलब इंडेंजर्ड है, ऐसा जानवर जो एक्सट्रीम हाई लेवल पे है और बहुत ही डेंजर्ड में है। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, नॉर्मल इंडेंजर्ड मतलब वेरी हाई। ये हो गया पहला वाला एक्सट्रीम हाई, दूसरा हो गया वेरी हाई, और हो गया एक वर्नारेबल आपका एनिमल्स मतलब ये हाई, नॉर्मल हाई, ठीक है। तो 3 कैटेगरी है, आपको याद कर लेना है कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वर्नरेबल, ठीक है। ये 3 आपको याद करके एग्जाम में जाना है। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको ये लिख के आना है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। मान लो आपका एग्रीकल्चर है, ये फोटो में देख सकते हो जैसा कि, ठीक है, आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो पूरा बंजर पड़ जाता है। क्यों बंजर पड़ जाता है, पहला तो भाई आप लोग वहां से पेड़ काट दिए हो, मतलब ट्रीज का डिफोरेस्टेशन हो गया। ये आपको सिंपली बताते हैं, डेफिनेशन आप लोग रीड करना। आप लोग ट्री का डिफोरेस्टेशन कर दिए, क्लाइमेट में चेंज आया, टेम्परेचर राइज हुआ, तो आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो सूखा पड़ गया, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन फॉर्म कर दिया, मतलब डेजर्ट आपका फॉर्म हो गया। जो नॉर्मल आपका जो सॉइल था वहां पे वो क्या हुआ, डिग्रेड हो गया, है ना। और फिर ऐसा आपका डेजर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया, वो डेजर्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ देते हैं। डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर फर्टाइल ग्रीन लैंड, मतलब फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ जमीन आपका क्या हो जा रहा है, चेंज होकर डेजर्ट में फॉर्म हो जा रहा है। ग्रेजुअली डिग्रेड्स इनटू अ ड्राई लाइफलाइस डेजर्ट, मतलब फर्टाइल लैंड आपका चेंज होकर किस में चेंज हो रहा है, आप लोग का ड्राई डेजर्ट में चेंज हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन और बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये 3-4 कारण की वजह से ही होता है, और ये 3-4 कारण बहुत जगह आपको मिलेगा, सॉइल इरोजन में भी मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। वो सारा कॉमन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जो आपको एग्जाम में लिखना है। और जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डायरेक्टली टॉपिक से आए, कभी कभी हो सकता है 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम होगा। तो आप लोग सोचना कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, और कोशिश करना कि यार सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो यहाँ पे 3 आपका पिरामिड का नाम है, तीनों को नाम याद कर लेना। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने चैप्टर वाइज में कंप्लीट करा रखा है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है। ये आपका एनर्जी पिरामिड है, और इसको भी अभी हम लोग बताएंगे आगे, लॉन्ग में है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद व्हाट इज एंडीमिज्म, देखो एंडीमिज्म इज द इकोलॉजिकल स्टेट वेयर अ स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल इज नेचुरली फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया नाउ एवर एल्स इन द वर्ल्ड। देखो एक ऐसा स्पीसीज जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है कैंगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। कैंगरूज आपका ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया जहां पे ज्यादा मिलता है और वहीं पर मिलता है कैंगरू, ठीक है। उसके बाद ये 2-3 एग्जांपल याद कर लेना। नीलगिरी तहर, ये भी आपका कहाँ पे मिलता है, केरला में, ये एग्जांपल हो गया अगर आपसे पूछता है। उसके बाद आता है लायन टेल्ड मैकाओ, ठीक है। ये वाला 2 एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा में बता दिए जो आपको याद करके रख लेना है, ठीक है, जो आपका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में आपका मिलता है। तो हो गया आपका एंडीमिज्म। तो ऐसा ही स्पीसीज जो आपका ज्योग्राफिक वन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो लाइन है ना, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। उसके बाद डिफाइन फूड चेन। फूड चेन होता क्या है, चैप्टर नंबर 1 में बता चुके हैं, डिटेल में बताए हैं, 1 घंटे का क्लास था, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा 2 मार्क्स का आएगा तो अगर बता दे रहे हैं क्या होता है। अब फूड चेन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म गेट्स ईटन बाय द नेक्स्ट वन। इट शो हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या बनता है, फूड बनता है। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो ये ग्रास है, ग्रास क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब ग्रास ऊपर किसको खाएगा,
ग्रास ऊपर खाएगा ग्रास को, ठीक है। ये ऐसे ही करते करते सब एक दूसरे का फूड बनते हैं और एक दूसरे पे सब कोई क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। ये हो गया आपका ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर का कौन खाने वाला है भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब फ्रॉग। और यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर आ गया स्नेक, और स्नेक को भी कौन खाने वाला है, फाइनल कंज्यूमर मतलब कि ईगल। उसके बाद ये जो ईगल है खाएगा बहुत दिन तक, मतलब सरवाइव करेगा, देन वो क्या होगा, उसका डेथ होगा, है ना, वो डेड हो जाएगा, उसके बाद डिकम्पोज हो जाएगा फिर सॉइल में, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा फूड चेन वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। ये वाला अगर आप लोग को फूड चेन पूछा जाए तो आप लोग ये डायग्राम बना के आ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे एरो कर करके तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, लेकिन अगर ये टॉपिक 2 मार्क्स में पूछा गया तो आप लोग इसका डिफरेंस बिटवीन भी याद कर लो। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में जो चैप्टर वाइज करवाया था वहां भी आपको नोट्स दिया गया था, तो बहुत ही आसान है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, विच कैन नॉट बी एक्सॉर्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन, मतलब ऐसा रिसोर्स जो जितना भी आप यूज करो लेकिन वो खत्म नहीं होगा, नेचर से एग्जॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप लोग बार बार यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। फोर्थ क्या हो गया, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इसका नुकसान नहीं होता इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसको कहा जाता है। कॉस्ट बहुत लो होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद सोलर एनर्जी और जियोथर्मल और वाटर एसेट्रा, ये आपका क्या हो गया, आप किससे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर हो गया। आपका एग्जाम्पल पूछा था लेकिन आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है, उसके बारे में भी पढ़ के जाना है। नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया, जो आप लोग 6 पॉइंट याद किए हो ना, ठीक इसका अपोजिट देखो, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर डिप्लेटेड। एक बार ये खत्म हो गया ना फिर इसके बाद रिप्लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार आप यूज नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट क्या है एनवायरमेंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, मतलब पॉल्यूशन तो फैलाएगा ही फैलाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई कॉस्ट होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सारा आपका एग्जांपल हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू। एक्स सीटू का एग्जांपल पूछा गया है, तो आप लोग इन सीटू भी अपने स्टडी मटेरियल या लेक्चर से कंप्लीट करके जाना कि इन सीटू होता क्या है। एक्स सीटू क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। एग्जांपल जू, बोटेनिकल गार्डन, एक्वेरियम एंड सीड बैंक। देखो यहाँ पे क्या होता है एक्स सीटू में, जो नेचुरल, मान लो ये सुंदरबन का लायन है, मतलब मान लो बाहर का कोई इंटरनेशनल कहीं से लायन हम लोग ला रहे हैं पकड़ के, ठीक है, एशियाटिक लायन कहीं से लाए हैं पकड़ के अपने भारत में लाए हैं, तो अब उसको क्या करेंगे यार, उसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट कहीं और था लेकिन हम लोग दूसरे हैबिटेट में उसको लाके क्या कर रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एंडेंजर्ड है, उस एरिया में खत्म होने वाला है, और उसका हैबिटेट से निकाल के कोई जो उसका नेचुरल हैबिटेट था जहां पे वो एक्चुअल में रहता था वहां से निकाल के हम लोग उसको ला के रख रहे हैं, कहाँ पे, जू में ला के रख दे रहे हैं, ठीक है, जू में ला के रख दे रहे हैं, उसका देखभाल किया जा रहा है, तो नेचुरल हैबिटेट तो छोड़ के वो आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, एक्स सीटू बोलते हैं। एक्स का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड समझ लेना, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट को क्या छोड़ के निकाल के हम लोग जू में ला रहे हैं। वैसे ही बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे प्लांट वगैरह को हम लोग लाते हैं बाहर बाहर देशों से, और बोटेनिकल गार्डन में उसको प्रिजर्व करके संभाल के उसका देखभाल करके रखा जाता है ताकि वो प्लांट आगे जाके खत्म ना हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट एनी 2 कॉज ऑफ मराइन पोल्यूशन। देखो मराइन पोल्यूशन का आपका कॉज यहाँ पे बता देते हैं, ऑयल स्पिल फ्रॉम द शिप एंड टैंकर्स। देखो क्या होता है ना, आपको सिंपली बताते हैं, जो पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे उसका कॉज भी पढ़ रहे हैं। कॉज में क्या है, सिंपली देखो, कोई भी आपका ऑयल टैंकर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, ठीक है, तो उसमें ऑयल होता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लीकेज हो गया, शिप में क्या हो गया, लीकेज हो गया। जब लीकेज होता है ना, मान लो क्रूड ऑयल आपका लीकेज हो गया, ठीक है, मान लो अरेबियन सी से आपका क्रूड ऑयल आ रहा है इंडिया में, तो लीकेज हो गया, तो लीकेज होने से क्या होता है, ये जो आपका ओशियन है उसके ऊपर ऑयल का एक लेयर बन जाता है। जब ऑयल का लेयर बन जाता है ना, तो जितना भी उसके अंदर एक्वाटिक लाइफ है वो हार्म हो जाता है, मतलब उन लोग को ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऊपर तो आपका ऑयल का एक लेयर बैठ गया, ठीक है, तो वो बाहर से ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर जितना भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं ना, उन लोगों का डेथ हो जाता है, और एक्वाटिक जो लाइफ है उसको हार्म होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए मराइन पोल्यूशन बहुत ही हार्मफुल है, और एक्वाटिक लाइफ को तो ज्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे आपका पानी वाला ही चीज है कि जितने भी पानी में रहते हैं जानवर उन लोगों को खराब है। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये भी आपका दूसरा पॉइंट। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल स्वेज इनटू द ओशन, जितना भी गंदगी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो कहाँ पे भेजा जाता है, ओशियन में ही फेंक देते हैं। तो ये भी आपका 3 पॉइंट हो गया मराइन पोल्यूशन का। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना है तो ये भी याद कर सकते हो, ड्राई डॉकिंग।
ड्राई डॉकिंग में लिख देना क्लीनिंग शिप, जो जब क्लीन किया जाता है कोई भी शिप को, टैंकर को, ठीक है, वाटर में या सी में रख के जब डॉक पे उसको साफ किया जाता है, जितना भी उसका केमिकल है, पेंट है, वो सब बह के कहाँ जाता है आपका, ओशन में जाता है, सी में जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई डॉकिंग, ठीक है। क्लीनिंग शिप, रिलीज टॉक्सिक पेंट एंड केमिकल्स, तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया। तो ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है राइट एनी टू मेजर कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। पहला तो भाई अगर डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना चाहते हो तो भाई पहला है कि पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। दूसरा है स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए ताकि कोई पेड़ काटने से पहले 100 बार सोचे, इतना फाइन लगा दो कि भाई वो दूसरा बार पेड़ काटने से पहले 100 बार सोचे कि क्यों काटना है ना। तो ये 2 पॉइंट आपका हो गया, एफॉरेस्टेशन और आपका स्ट्रिक्ट लॉ। और भी लिख सकते हो ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि क्यों हमारा इन्वायरमेंट हमें ह्यूमन नीड के लिए बेनिफिट है ना, ह्यूमंस कैसे हम लोग डिपेंड है इन्वायरमेंट पे, हम लोग भी तो डिपेंड करते हैं, तो ये भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल मेजर तो सोच सकते हो आप लोग एग्जाम में, ये सारा पॉइंट क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, और ज्यादा इसमें टफ वाला की बात नहीं है। डिफाइन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। देखो प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, जो आप लोग अपना बायोस्फीयर रिजर्व देखते हो, जो आपका नेशनल पार्क देखते हो, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हो, जितना भी एनिमल्स वगैरह को ला के रखा जाता है प्रोटेक्टेड एरिया में ताकि वो सेफ रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इज अ ग्लोबली और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड वाटर like national park, biosphere reserve and wildlife sanctuaries, especially managed to conserve nature, wildlife and cultural resources। समझ में आ गया होगा कि यार इसको हम लोग करते हैं कि आपका नेचर को कंजर्व किया जाए, जितने भी एनिमल्स है उसको कंजर्व किया जाए, जितना भी आपका जो इकोसिस्टम में खत्म होने वाला है उसको लाके कंजर्व किया जाए और बचाया जाए। मैंने आप लोग को ये हैंड रिटन नोट्स जो चैप्टर वाइज में करवाया था, तो आप लोग इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। एक सेकेंड, हाँ तो देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, वेट करो, बताते हैं। जो आप लोगों ने नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन बताया था ना चैप्टर वाइज लेक्चर में, तो आप लोग उसके बारे में समझ लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, और इस पीडीएफ में मैं अटैच करके भी दे दूंगा, आप लोग एक बार रीड कर लेना साइड में, ठीक है। और चैप्टर वाइज वीडियो अगर हो पाए तो 1.5x करके सारा लेक्चर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आप लोग को क्या करना है ना, आप लोग का जितना नीड है, प्रेजेंट आपका जो इन्वायरमेंट है उतना ही यूज करो, जितना भाई जितना भी फ्यूचर आने वाला जनरेशन है उसको इम्पैक्ट ना करें। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जितना भी नीड है आपका फुलफिल हो, बट विथआउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इंश्योरिंग दैट फ्यूचर जनरेशन विल स्टिल हैव द रिसोर्स दे नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव। देखो आप लोग अपना प्रेजेंट का जितना भी रिसोर्सेज को यूज करना है करो, बट माइंड में इतना रखो कि फ्यूचर जनरेशन को भी आपको ध्यान में रखना है कि इतना रिसोर्स को यूज नहीं कर लेना है कि आने वाला जनरेशन को वो खराबी करें, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसी का डेफिनेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं डिफाइन नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। यहाँ पे बताते हैं क्या है नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे नेचर में कितना नेचुरल रिसोर्सेज बचा हुआ है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसका अकाउंटिंग होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ट्रैक हाउ मच रिसोर्स वी हैव एंड हाउ दे आर यूज्ड, कितना हमारे पास है, कितना हम लोग यूज कर चुके हैं, ये ट्रैक करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर आपसे बेनिफिट पूछा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों ने आपका लिख दिया है, और चैप्टर वाइज लेक्चर में तो कंप्लीट करवाया था, जस्ट उसका हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपका अटैच करके आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार क्या करना, रीड करके चले जाना। उसके बाद राइट एनी 2 मेजर टू कंट्रोल म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है। ऐसा क्या कंट्रोल करे जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसको कंट्रोल पे ला पाए। पहला है सिग्रेशन एंड रिसाइकलिंग। सिग्रेशन मतलब पहले सिगरेट करो, मतलब अलग अलग उसको बांटो कि ड्राई वेस्ट कौन सा है, ठीक है, वेट वेस्ट कौन सा है, उसको सिगरेट करो, देन उसको रिसाइकिल करो। दूसरा आता है कंपोजिटिंग, कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड scraps and leaves and allowing to decompose into natural fertilizer for plants। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है समझ लो कि जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, जो आपका नेचर से डिसॉल्व हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करना है, नेचर में ही डिसॉल्व करना है, चाहे वो फूड हो, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करो, और उसको आप लोग कहाँ, प्लांट में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करके डिकम्पोज करो, तो इसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो इसको आप लोग क्या करना, डेफिनेशन में आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है, सिग्रेशन, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, ठीक है, ये वाला आप लोग एक बार रीड कर लेना। उसके बाद हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कितना है टोटल आपका 36 है, लेकिन इंडिया में कितना है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपका। पहला है हिमालय, द हिमालय,
फिर है आपका इंडो बर्मा रीजन, उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये हो गया, एक हो गया सुंडालैंड, इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये भी आप लोग लिख सकते हो। अदरवाइज ये 4 नाम आपको याद कर लेना है कि टोटल आपका 36 है, बट आपके इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। उसके बाद राइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओवर वाटर, वाटर का कौन से स्टेट के साथ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो 2 आपका बता देते हैं, एक नेशनल पे कि इंडिया में कहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है वाटर को लेके, और इंटरनेशनल में तो आप लोग जानते हो कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वहां पे आपका जो सिंध का पानी है ना, वाटर ऑफ सिंध, इंडस का जो पानी था उसको रोक दिया गया, इंडिया पाकिस्तान में जो रोक दिया गया, तो वो हो गया आपका इंटरनेशनल एग्जांपल। और नेशनल एग्जांपल में आपका ले लेना कावरी रिवर, डिस्प्यूट बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो 2 आपसे पूछा गया था, 2 आप लोग लिख दिए हो, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। 5 मार्क्स क्वेश्चन, अब यहां से आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे मान लो आप लोगों से इंपॉर्टेंस पूछा जाए, ठीक है, चाहे आप लोग सीवी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, सभी के लिए, मतलब कोई भी आप थ्योरी का एग्जाम लिख रहे हो, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग पहला काम करना, जैसे आप मान लो आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बता दो, तो आपको क्या काम है, आप लोग ये नहीं कि 5 पॉइंट लिख के आगे इंपॉर्टेंस, नहीं, आपका काम रहेगा 5 मार्क्स के कि जिसका इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का आप लोग क्या करो, इंपॉर्टेंस लिखो, तो पहला काम है कि पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज को आप लोग डेफिनेशन के थ्रू बताओ कि इन्वायरमेंटल स्टडीज होता क्या है, डेफिनेशन लिखे, उसके बाद क्या लिखोगे, हेडिंग डाले, उसको ब्लैक पेन से लिखे, फिर आप लोग पॉइंट वाइज सारा आंसर लिखे, अगर 5 पॉइंट लिख पा रहे हो 5 पॉइंट लिखो, ऐसे क्या होता है ना, अगर आप लोग 5 भी लिखते हो तो आपको डेफिनेशन का 1-2 मार्क्स मिलता है, हाफ मार्क्स मिलता है, तो आपको पूरा स्कोर करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट लिखोगे तो इसी तरह लिखना, ठीक है, कोई भी आप डायरेक्टली लिखने मत चल जाना कि डायरेक्टली आप आंसर लिख रहे हो, और कोशिश करना कि अपना हैंडराइटिंग को भाई साफ सुथरा थोड़ा सा गैप करके लिखे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और बस इतना ही बताना था 5 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट अब बता देते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लो कार्बन लाइफस्टाइल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिशन लाइफ, यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, आप लोग इसको एक बार खुद से रीड करना, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अच्छे लेवल पे बता देता हूँ। लो कार्बन आपको बता दिया गया था कि जहां पे हम लोग कार्बन का इस्तेमाल कम से कम अपने लाइफस्टाइल में करते हैं, ठीक है। मिशन लाइफ क्या होता है, तो मिशन लाइफ का रोल क्या है, पहला तो आप लोग समझ लो, ये जो मिशन लाइफ है ये इंट्रोड्यूस हुआ था COP26, मतलब 26 ये मीटिंग हुआ था सभी के बीच में, तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ था मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का क्या है कि हम लोग अपने डेली हैबिट्स में क्या कैसा चेंजेस लाए जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग चेंज कर पाए, ठीक है, अपने डेली हैबिट्स में, तो वही मिशन लाइफ का आपका पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना है। पहला है कि सेव एनर्जी, हमें एनर्जी को क्या करना है, सेव करके रखना है। दूसरा क्या है, सेविंग वाटर, पानी को सेव करना है। थर्ड क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक। अब ये नहीं कि भैया आप रीड करके एक एक लाइन बताओ, आप लोग रीड खुद से करना, खुद से थोड़ा सा एफर्ट डालना, आपको पेपर लिखना है, मुझे मेरा काम है कि आपको टॉपिक समझा देने का, बट पीडीएफ रीडिंग करने वाला आपको खुद से डालना होगा। तो पीडीएफ रीड करने ना आप लोग को पॉइंट समझा दे रहे हैं, पॉइंट्स अगर याद हो गया ना तो अंदर आप लोग क्या लिखते हो खुद से वो टीचर नहीं देखता है, पॉइंट्स मेनली लिखता है, और उसके बाद आप लोग अंदर अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ टॉपिक के रिलेटेड, ये नहीं कि सॉन्ग लिख के आ गए, ठीक है, ये सारा चीजें। उसके बाद क्या है, मैनेजिंग वेस्ट, ये भी आपका हो गया कि जितना भी आपका वेस्ट है उसको मैनेज करो, जैसे हम लोगों ने बताया कि ड्राई वेस्ट को ड्राई जगह उसको वैसे डिस्पोज करो, वेट वेस्ट को वैसे करो, सेग्रेशन करो, फिर रिसाइकल करो, है ना। ईटिंग स्मार्ट, वेस्ट मत करो फूड को। ट्रैवलिंग ग्रीन, वॉकिंग, साइकिलिंग, कार पूलिंग और यूजिंग बसेज एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करो। तो मिशन लाइफ का यही आपका गोल है कि आप लोग अपने डेली लाइफ में ये सारे चेंजेस करो, एनर्जी बचाओ, पानी बचाओ, है ना, ये सारा चीज है। फूड को वेस्ट मत करो, ठीक है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो ये सारा पॉइंट आपको याद कर लेना होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ भी सेम चीज अगर आप लोग रीड करोगे खुद से, पहले लो कार्बन है जो मैंने ऑलरेडी 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको बता दिया है, और कभी भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्वेश्चन, मतलब 3+2, 2+2+1, 3+2, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होता है कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कुछ भी टफ घुमा के देता है तो आपका काम है कि उस टॉपिक को समझना और खुद के वर्ड्स में लिखना। ये नहीं कि भैया डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया, उसको घुमा के पूछा गया तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि छोड़ के आ जाना, ठीक है, ये सारा चीज है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब देखो यहाँ पे स्कोप पूछा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज पूछा गया, तो मैंने आपको क्या बोला है कि पहले आपका काम रहेगा कि डायरेक्ट स्कोप और इंपॉर्टेंस लिखने मत जाना, पहला काम है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज को डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करना अपने पेपर में। कैसे करना है यहाँ पे आप लोग रीड कर लेना, ठीक है।
यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जस्ट गो थ्रू कर लेना। मैं आपको इजी लैंग्वेज में जो हम लोगों ने नोट्स में लिखाया था आपको वही सेम चीज आपको देते हैं। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज द स्टडी ऑफ आवर नेचुरल सराउंडिंग लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देम। जितना भी हमारे सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, पानी है, वायु है, हवा, जितना भी है, ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो ये होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसको पढ़ने के बाद हमें ये सब पता चलता है कि ह्यूमंस इंटरेक्ट कैसे करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसको आपको लिखना ही लिखना है, डेफिनेशन लिखे, उसके बाद आपको बड़ा सा हेडिंग देना है स्कोप। स्कोप में क्या डालना है? स्कोप में आपका ये 4 पॉइंट डालना है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, ये 4 पॉइंट स्कोप हो गया, और ये आपका 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस हो गया। आपका 5 मार्क्स यहाँ से पूरा में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में करवाया था, बट फिर से यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? लर्निंग अबाउट थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। समझ में आ गया होगा, जो आपको नेचर से मिलता है। क्या क्या मिलता है? एयर मिलता है, वाटर मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, आप इतना ही ले सकते हो, अनलिमिटेड आपको मिलता है ना। फिर हो गया एनिमल एंड प्लांट्स, इकोलॉजी। हम लोग पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स हम लोग फिर पढ़ के क्या पता करते हैं? अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मेडिसिन के बारे में पता चलेगा, फिर मेडिसिन को हम लोग लेते हैं कोई भी डिजीज खत्म करने के लिए। तो ये सारा चीज हम लोग को क्या पढ़ने के बाद पता चलता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। और भाई ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर कोई आगे जाके गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन करेगा तो ENVS इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को लाइटली मत लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, हर एक टर्म के मतलब को समझो। ठीक है, यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक टर्म को समझना है आपको। ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉज एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। जब तक हम लोग कॉज को नहीं पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन होता क्यों है, वाटर पोल्यूशन होता क्यों है, तब तक हम लोग उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि एयर पोल्यूट हो रहा है ना, एक ही हुआ ये आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब पता ही नहीं होगा, तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी में कैसे करता है, हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, फिर इसको देखते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब है कि नहीं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज भाई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। ये भी याद रखो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे लिया जाता है, साइंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, और यहाँ पे देखो आपका ये भी आ गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को भी देखा जा रहा है, मतलब ज्योग्राफी का भी आपका यहाँ रोल आ गया है ना। तो इसी को, इस सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग भी पढ़ते आए हो, मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया स्कोप जो आपको एग्जाम में लिखना है। और यहाँ पे स्कोप का डायरेक्ट ये 4 पॉइंट याद कर लेना। पहला क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? एनिमल एंड प्लांट, इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, तो कहाँ पे स्कोप था? स्कोप आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस का यहाँ पे पॉइंट याद कर लो, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना है, सेविंग फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड मेकिंग गुड लॉस। यहाँ पे देखो, जब तक हम लोग इन्वायरमेंट स्टडीज को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, समझेंगे नहीं कि ह्यूमन डिपेंड कैसे होता है। और इसको पढ़ो, इट टीचेस एवरीडे पीपल अबाउट बिग डेंजर्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो अवेयर नहीं होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर का राइज हो रहा है। तो ये सर आपका पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंस, जो आप लोग सोचोगे दिमाग से तो भाई खुद से भी एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेविंग द फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है उसको भी सेव कर रहे हो, है ना। जो हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों पढ़ा भाई? कि हम लोग को रिसोर्सेस इतना ही यूज करना है अपने माइंड में रख के, ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उसका कुछ भी हम उसको इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ बाय स्टडिंग हाउ पॉपुलेशन वर्क, कैसे वो वर्क करता है। आपको ही पता है पॉल्यूशन बढ़ेगा तो डायरेक्टली ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करेगा, जितना भी रेस्पिरेटरी पार्ट्स है हमारे बॉडी में उसको इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिंग, क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। जब हम लोग ENVS को पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। और भी आपके मन में पॉइंट्स आ सकता है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही पॉइंट्स लिखो। आप लोग को जो भी पॉइंट आएगा एग्जाम हॉल में, जरूरी नहीं है सारा पॉइंट्स आए, तो आप लोग सोचना और खुद से लिख के आना। जब आप लोग ENVS के बारे में पढ़ोगे और इसको समझोगे तो आप लोग क्या करोगे? गवर्नमेंट क्या करेगा? स्ट्रिक्ट लॉस पास करेगा, है ना, स्ट्रिक्ट लॉ पास करेगा। दे नीड टू मेक स्ट्रिक्ट लॉज दैट पनिश पॉल्यूटर एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। जितना भी आपका वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ पास किया जाएगा। तो ये आपका हो गया भाई 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोशन। भाई इतना बार पढ़ा चुके हैं ना ये टॉपिक, मतलब क्या ही बोले। आपका काम है इस स्लाइड्स को अच्छे से रीड करके जाने का, और अपने दोस्तों को अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो भाई मेरे तरफ से जितना हो पाता है हम लोग अपना बेस्ट लाते हैं। और ऐसा फैसिलिटी आप लोग देख ही सकते हो, मेहनत लगा है सबके बीच में। और जितना भी हैंड रिटन नोट्स है मैंने अटैच कर दिया एक ही स्लाइड में, ताकि आप लोग को आराम से ENVS में कोई भी तकलीफ ना हो। और MCQ का भाई
मैराथन आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है, सब्सक्राइब करके ही रखना, रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे वीडियो, समझ में आ रहा हो हर एक टॉपिक, तो लाइक और कमेंट अपना जरूर देना वीडियो खत्म होने के बाद। देखो अगर लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन पूछे तो आप लोग ये तो रीड कर ही लेना, या आप लोग रीड करके चले जाना, लेकिन जो मैंने हैंड रिटन में दिया था आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। हैंड रिटन में क्या दिया था कि जब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो आपका सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है, जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है पहले पढ़ लेते हैं। डिक्लाइन इन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिजिकल क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड टर्निंग फर्टाइल सॉइल इनटू बैरन वेस्टलैंड। मतलब कि जो आपका उपजाऊ जमीन है, अगर आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, मतलब कि जब लैंड डिग्रेड हो रहा है तो रीजन क्या हो सकता है कि नॉर्मल सी बात है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो आप लोग को बहुत उसी तरह से एसिडिक रेन हो रहा है। एसिडिक रेन होके कहाँ पे आता है भाई, जब रेन होता है, एसिडिक रेन हो रहा है तो आपका आके सरफेस पे ही आ रहा है ना, तो लैंड का क्वालिटी को क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, खराब कर देता है, और बनाता क्या है, बैरन लैंड बनाता है। मतलब जो आपका पूरा बंजर जो जमीन होता है ना उसको बनाता है, बैरन आइलैंड बनाता है, बैरन लैंड बनाता है, ठीक है, आइलैंड बोल दिए, बैरन लैंड बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है, लेस यूजफुल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल वेजिटेशन। कॉज में क्या लिखना है भाई, तो डिफॉरेस्टेशन पहला हो गया, दूसरा हो गया ओवरग्रेजिंग हो गया, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन भी आप लोग लिख सकते हो। मतलब इंडस्ट्री बनाना, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज बनाना, ये सारा आपका कॉज हो गया, जो आपको सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा, कॉज भी याद हो जाएगा। और ये डिग्रेडेशन का, लैंड डिग्रेडेशन का ये डेफिनेशन को अगर मिला दोगे तो भाई आपका डेफिनेशन रेडी हो गया। सॉइल इरोजन में आते हैं। सॉइल इरोजन होता क्या है, जो आपका टॉप सॉइल है, जो आपका टॉप सॉइल होता है वो अगर आपका रिमूव हो गया, रिमूव कैसे होगा भाई, आपका विंड इरोजन होता है ना, वाटर इरोजन होता है, तो उसी के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो आपका सॉइल क्या होता है, रिमूव हो जाता है टॉप सॉइल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। इंपैक्ट क्या करता है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको क्या करता है, खराब करता है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, जितना भी वहां पे रहते हैं जानवर, प्लांट, सबको खराब करता है ना, डिग्रेड करता है। कॉज क्या है, विंड इरोजन हो गया इन ड्राई एरियाज राजस्थान, वाटर इरोजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, और ओवरग्रेजिंग हो गया। ये 2 पॉइंट आपको कॉमन मिल गया, यहाँ भी 2 पॉइंट कॉमन है, यहाँ भी आपका 2 पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे 2 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा है जिसको आपको याद करना है। अब बाय चांस ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको अटैच करके दिया है कि पूछा जाए कि कंजर्वेशन बताओ, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भैया एफॉरेस्टेशन होगा ही होगा, पेड़ काटा जा रहा है तो पेड़ लगाना भी होगा, क्रॉप रोटेशन होगा, टेरेस फार्मिंग होगा, वन महोत्सव, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पे पेड़ लगाने का आपका प्रोग्राम चला था बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। अवॉइड ओवरग्रेजिंग, ये भी आपका सॉइल कंजर्वेशन का मेथड हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3+2 करके ही देगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। और जब भी आप लोग पैराग्राफ चेंज करो, जब आपका 3+2 देता है ना, तो एक पैराग्राफ लिखे और यहाँ से दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना और सिंपली अच्छे ढंग से लिख के आना। ये नहीं कि कचड़ा करके पेपर में आ रहे हो। जितना आप लोग पेपर को नीट एंड क्लीन रखोगे ना, जितना आप लोग सुकून दोगे प्रोफेसर को पेपर चेक करने में, उतना आपको नंबर हाई मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखो पहला चीज है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है, जो मैंने आपको यहाँ फूड चेन बताया ना, फूड चेन में क्या होता है, आप लोगों का ये फूड चेन चलता रहता है। प्रोड्यूसर से आपका एनर्जी किस में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर से आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी के बाद आपका फाइनल होके आपका डिकम्पोजर में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चैन चल रहा है, यूनिडायरेक्शनल में चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई यहाँ से चल रहा है डिकम्पोजर से चल रहा है, नहीं हो रहा है ना ऐसा, मतलब फंगी इसको खा रहा है, नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल है, पहला बात। और इसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, पहली बात यहाँ पे लिख लेना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलता है, मतलब कि एक डायरेक्शन में चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एनर्जी का जो है डिस्क्राइब बोला, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इसको अच्छे ढंग से आप लोग एक बार रीड कर लेना। मैंने चैप्टर वाइज में बताया था, बस आप लोग इतना समझ लेना कि यहाँ पे जो आपका एनर्जी जा रहा है ना, मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका क्या हो गया, आपका ग्रास हो गया। ग्रास के पास आपका क्या है, 100% आपका मतलब मान लो एनर्जी है। जब इसको ग्रास ऊपर आके खा रहा है ना, तो ग्रास ऊपर में जो एनर्जी जा रहा है वो आपका 10% जा रहा है, 10% जा रहा है, 90% आपका दूसरे चीजों में जा रहा है। जैसे मैंने चैप्टर 2 में ही बता दिया था, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 10% रूल प्रपोज्ड बाय रेमंड, आपको नाम याद कर लेना, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, यहाँ पे लिखना हो, याद आए एग्जाम में तभी लिखना, अदरवाइज इसको आप लोग नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन गलत लिख के मत आना। दिस रूल स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या है, यही प्राइमरी प्रोड्यूसर से जो चेंज होकर यहाँ जा रहा है,
इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और ये आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा। अगर आपको डायग्राम आ रहा है बनाने, जैसे मान लो कुछ आपको टाइप्स पूछ लिया गया, तो आप लोग ट्राई ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह भी बना के आ सकते हो, नंबर ज्यादा मिलता है। और मैं ये सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ईएनवीएस के लिए नहीं बता रहे। तो ये चीज हो गया, ट्रॉपिक लेवल हो गया, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है ना, ये आपका सिर्फ 10% एनर्जी ही आपका ट्रांसफर हो रहा है। रिमेनिंग आपका जितना भी है, रिमेनिंग 90% यूज फॉर ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो 90% आपका एनर्जी है वो आपका यूज हो जा रहा है पहले रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन में। इस लॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 10% रूल बोलते हैं, जो मैंने चैप्टर 2 इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में जो चैप्टर था उसमें अच्छे से बता दिया था। तो 10% रूल में क्या है, सिंपली कंक्लूड करते हैं, जो आपका ट्रॉपिक लेवल है, जो आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो सिर्फ आपका 10% ट्रांसफर हो रहा है। 90% क्या हो रहा है, 90% आपका यूज हो जा रहा है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन में यूज हो जा रहा है, लेकिन 10% सभी में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां से यहां गया तो आपका एनर्जी 10% हुआ, फिर इसका 10% हो गया 0.1, फिर इसका हो गया 0.01%, ऐसे कर करके इतना ही एनर्जी सभी में ट्रांसफर होता है। ऐसे तो आप लोग बोलोगे कि भैया एनर्जी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पूरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको अलग से बताना होगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम में बस इतना ही लिख के आना है जितना इस आपका पीपीटी में जो लिख के दिया गया है। बस आप लोग रीड कर लेना और इसको आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि एक्सप्लेन यूज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अगर ज्यादा हम लोग यूज कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं, तो क्या क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन का कॉज हो सकता है, यूज क्या है ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर का। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसी को अच्छे ढंग से मैं आपको यूज भी बता देता हूं और आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन का हार्मफुल इफेक्ट भी बता देता हूं। अगर आपसे इफेक्ट पूछा जाए तो ये आप लोग लिख देना, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों के लिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, ठीक है। अब देखो सरफेस वाटर क्या होता है, दिस इज द वाटर यू कैन सी टॉप ऑफ द लैंड, इट इंक्लूड्स रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशियन, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर क्या है, दिस इज द वाटर हिडन अंडर द, मतलब अंडर द सॉइल, अंडर द जो भी है, जो जमीन के नीचे रहता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर। जैसे आपका रॉक्स से भी आपका पानी निकलता है, ठीक है, जो बहुत ही अंदर रहता है, ट्यूब वेल्स हो गया, वेल्स हो गया, तो ये आ गया आपका ग्राउंड वाटर। अगर इसका यूज पे आते हैं तो नॉर्मली यूज अगर आप लोग गांव वगैरह में देखते होंगे तो क्या आता है, एग्रीकल्चर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और आपका क्या हो गया, हाउस होल्ड जितना भी नीड होता है उसको यूजफुल होता है, जितना भी घर वगैरह में यूज होता है, इंडस्ट्रियल में, फैक्ट्रीज में पानी का यूज होता है। तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, पानी आ रहा है ना, तो उसका यूज तो भाई सब जगह है। आपका जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है ना, डैम वगैरह जो पानी आपका फ्लो होता है रिवर वगैरह में, तो वो आपका क्या हो गया, यूज ही हो गया ना, यूज हो गया। तो ये आपका कोई भी यूज पूछे, ग्राउंड का भी सरफेस का भी, तो आप लोग ये कॉमन पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन साथ में पूछे तो पहला आपका काम रहेगा कि आप लोग पहले डेफिनेशन को बताओ अच्छे से, कि दोनों डेफिनेशन है क्या। दोनों डेफिनेशन को बताने के बाद ये अच्छे से आप लोग को पेपर में भर के आना है, ठीक है, और अच्छे से सजा के नीट एंड क्लीन लिखना। इफेक्ट में क्या आ जाता है, वाटर स्कार्सिटी। अगर ज्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर ले, मतलब वेल से सब पानी निकाले, ठीक है, बहुत लोग मिलकर एक जगह से निकाले पानी, तो उससे क्या होगा, वाटर स्कैरिसिटी होगा, पूरे गांव में पानी का कमी हो जाएगा। डीपर ड्रिलिंग नीड्स एज ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप, पीपल हैव टू डिग डीपर एंड मोर एक्सपेंसिव वेल टू फाइंड वाटर। ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इफेक्ट करेगा। लैंड सीकिंग, ये भी हो गया। Pollution spreading as water level drops, the remaining water can become concentrated with harmful natural chemical like arsenic and fluoride। ज्यादा अगर पानी आपका नहीं मिलता, गांव वगैरह में क्या होता है, वेल खोदने के लिए भाई पूरा डीप जाते जाते हैं, और डीप जाते जाते क्या होता है, जो कंटिमिनेटेड वाटर होता है, मतलब उसमें बहुत सारा केमिकल आपका मिला रहता है, जैसे कि आर्सेनिक याद रहना, ठीक है। आर्सेनिक एक नॉर्मल सा केमिकल है जो बहुत ही हार्मफुल होता है और इंसान को तो बहुत ही हार्म करता है। तो ये सारा पॉल्यूशन आपका स्प्रेड होता है अगर हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको डिग करेंगे, पानी निकालेंगे, तो ये सारा चीजें। तो ये है हार्म टू नेचर, एनिमल, फिश एंड प्लांट दे रिलाई ऑन रिवर एंड वेटलैंड डाई ऑफ व्हेन दोस वाटर सोर्स ड्राई अप। तो ये भी है, हार्म करेगा नेचर में भी। तो ये पॉइंट्स आप लोग को याद कर लेना है। अब भैया ये भी आप रीड करके बता दो, तो भाई आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये याद करना। आपको ये पूरा पीपीटी हम लोग दे देंगे। टेलीग्राम चैनल सभी लोग डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम चैनल मस्ट है नेक्स्ट एडू क्लासेस आपको ज्वाइन कर लेना है चैनल, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और चेक करते रहना पिन मैसेज टेलीग्राम का, ठीक है। हो गया ये भी। आपका 6 पे आते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर। क्या क्या है भाई, तो देखो सेम अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट करता है। 2-3 पॉइंट ही है। एक्सट्रीम वेदर होगा तो क्या होगा भाई,
आपका फ्लड आ जा सकता है, हीट वेव चलता है ना। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर को ही इंपैक्ट करेगा, क्योंकि क्लाइमेट आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अगर पानी का लेवल हाई हो गया, कोस्टल एरियाज में क्या होता है, पानी का लेवल हाई हो गया, फ्लड आ गया, तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कि भाई अब यहाँ नहीं रहना है, अब यहाँ से चलो दूसरे जगह, है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। हेल्थ रिस्क हो गया, अगर टेम्परेचर आपका दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, क्लाइमेट में चेंज होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, हेल्थ को आपका हार्म करेगा। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर बार बार आपका जो क्लाइमेट का पैटर्न है, बारिश होना, धूप धूप आना, राइज होना, है ना, टेम्परेचर अगर बार बार चेंज होगा तो आप लोग का एग्रीकल्चर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, खराब हो सकता है, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसा आपका क्रॉप उगेगा या क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज है। फ्लड वगैरह भी है कि ज्यादा बारिश हो गई तो फ्लड आ जाएगा, तो अनप्रिडिक्टेबल यील्ड। शिफ्टिंग क्रॉप जोन्स, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड मे सर्टेन क्रॉप्स कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन इन द ट्रेडिशनल रीजन। कभी कभी क्या होता है, शिफ्टिंग क्रॉप जोन्स, कोई कोई जगह पे ऐसा टेम्परेचर हाई हो जाता है या जैसा भी हो जाता है कि वहां पे ज्यादा देर तक वो क्रॉप उग नहीं पाता है, तो वो आपका एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको लिख के आना है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, फिर मैं बता रहा हूँ, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को आपको अच्छे से क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, डिफाइन करना है, देन आपको ये सारा पॉइंट्स लिख के आना है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग भी आपका सेम हो गया। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल में डाला था, तो ये आप लोग रीड कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई, कि आप लोग देख के जा सकते हो, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी आपका गैसेस है उसका क्या होता है, बढ़ जाता है ना, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बढ़ने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है एटमोस्फेयर में। तो ये चीज हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। और कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक बात सुन लेना, चाहे आपका चाहे ग्लोबल वार्मिंग पूछे कॉज, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज का कॉज पूछे, आपका ये सेम कॉज आपको लिख के आ जाना है। डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन कॉज, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर, नेचुरल कॉजेस, ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब क्या बोले कि अगर आपका पूछा जाए कि बताओ ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बताओ, कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, और बोले कि आप बताओ क्लाइमेट चेंज का कॉज बताओ, क्लाइमेट चेंज का कॉज बताओ, तो आप लोग का ये डेफिनेशन, ये जो पॉइंट्स है ना, वो सेम होगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो देखना भाई पूछा क्या जा रहा है। अब देखो, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको आप लोग क्या करना, रीड करना, लेकिन मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से बता देता हूँ कि आपको लिखना क्या है। सिंपल लैंग्वेज में पूछ लो कि अगर आपसे डाइवर्सिटी पूछा जाए, तो आपका पहला काम होगा कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आप लोग हमारे स्टडी मटेरियल से देखो, या स्टडी मटेरियल नहीं भी देख सकते हो तो मेरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, या चैप्टर वाइज देख लेना, वहां पे बताया। डेफिनेशन पहले लिखना, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको फिर बताना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होता है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है। यहाँ पे देखो, वेरिएशन विद इन द सेम स्पीसीज लाइक डिफरेंट वेराइटीज, मतलब सेम स्पीसीज में, चाहे आपका राइस हो गया, राइस में कितना क्वालिटी आता है ना, बहुत सारा क्वालिटी आता है, आपके घर में भी बनता होगा, तो उसी में एक स्पीसीज में डिफरेंट वेरिएशन देखा जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि एक स्पीसीज में बहुत सारा चीज आपको मिल रहा है। जैसे राइस हो गया, डॉग का अलग अलग ब्रीड आता है ना, आपका कैट का ब्रीड आता है, बहुत सारे जानवरों का भी अलग अलग क्या आता है, ब्रीड आता है ना, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत सारा डाइवर्सिटी है एक स्पीसीज में। दूसरा हो गया स्पीसीज में कि द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन अ रीजन लाइक टाइगर एंड डियर इन सुंदरबन। कोई ऐसा रीजन जहां पे आपको स्पेसिफिक वो स्पीसीज मिले, ठीक है। नहीं सुनो, सॉरी गलती हो गया, एक सेकंड बता। स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे आपको डिफरेंट स्पीसीज एक ही जगह मिले, ठीक है। जैसे कि सुंदरबन हो गया, ठीक है, सुंदरबन हो गया क्या, टाइगर और डियर मिला के, वहां पे सारे जानवर रहते हैं मिलके, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी है एक स्पेसिफिक रीजन में। थर्ड क्या हो गया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम जब आ गया ना आपका, तो मतलब समझ लो कि पूरे इकोसिस्टम को लिया जा रहा है, मतलब जहां पे डेजर्ट है, माउंटेन है, ये पूरा इकोसिस्टम को लिया जा रहा है, और अलग अलग इकोसिस्टम में आपको अलग अलग जानवर मिलेंगे। जैसे माउंटेन में हो गया, है ना, पोल बियर मिलता है, जहां पे ठंड का जानवर मिलेगा, है ना, नॉर्मल द वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है। ये चीज हो गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, माउंटेन इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जैसे मध्य प्रदेश चल जाओगे, माउंटेन हो गया तो आप जम्मू कश्मीर जाओ, दार्जिलिंग जाओ, डेजर्ट हो गया तो राजस्थान जाओ,
तो ये इकोसिस्टम का जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट हैबिटेट है अलग अलग जगह पे। हैबिटेट मतलब क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि अलग अलग जानवर जहां भी रहते हैं ना, जैसे एनिमल्स जहां भी रहते हैं, तो हैबिटेट का मतलब हो गया उनका एड्रेस, घर का क्या हो गया एड्रेस। तो ये चीजें आपका हैबिटेट। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट से बता दिए, चैप्टर वाइज में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और यहां से आप लोग क्या करना, डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल आप लोग जस्ट रीड कर लेना, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और कुछ भी टफ इसमें है नहीं जो आपको बहुत ही टफ लगे। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो जो कम्युनिटीज आपका जंगल में रहते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, एक आपका डेफिनेशन आया था क्या, स्क्रैड ग्रुप्स, ठीक है, ये आपका आ गया। मतलब जो प्राचीन और बहुत ही पवित्र जगह होता है, पवित्र फॉरेस्ट होता है, जो वहां के ट्राइबल होते हैं, जैसे संथाल ट्राइबल आप बोल सकते हैं, बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटीज अलग अलग जंगल पे रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, स्क्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र जगह, पवित्र फॉरेस्ट, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपना फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, अपना ट्रेडिशन को बचाने के लिए दे पोजेस डीप जनरेशनल नॉलेज अबाउट लोकल प्लांट एंड एनिमल, सीजनल साइकिल एंड सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग मेथड दैट मॉडर्न साइंस ऑफ्टन लैक्स। देखो वो लोग अगर जंगल में रहते हैं दिन भर, तो उनको और भी अच्छा आइडिया होता है कि उनके जगह पे क्या मेडिसिन प्लांट उनके लिए बेनिफिट्स करता है। और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, मतलब अच्छा अच्छा साइंस भी यहाँ फेल हो जाता है उनके सामने, ट्राइबल लोगों के सामने। तो वो लोग अपना जो भी अपना जगह है, जो भी अपना कम्युनिटी जहाँ वो लोग रहते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं अपना जगह नहीं छोड़ने का, ठीक है। वो लोग अपना जगह को बहुत ही सेफली रखने का कोशिश करते हैं। श्रीलंका वगैरह में अगर जाओगे तो वहां पे ट्राइबल और भी पाया जाता है। इंडिया में तो अभी भी है ट्राइबल, लेकिन श्रीलंका में और भयानक लेवल पे होता है, ठीक है। इंडिया में भी है बहुत जगह, झारखंड वगैरह में अगर जाओगे तो वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट जितना भी कोशिश कर ले उसको डेवलप करना होगा ही नहीं, ठीक है। वो लोग हमेशा ही बचाने का पूरा कोशिश करते हैं, लड़ लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से ही। सस्टेनेबल रिसोर्सेज, their traditional practice naturally prevent over exploitation, they take only what is needed for survival। वो लोग भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं, उनको जितना नीड है उतना ही वो लोग नेचर से लेते हैं, जितना उनको जीने के लिए चाहिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए, उतना ही वो लोग नेचर से लेते हैं और सरवाइव करते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ स्कैर्ड ग्रुप्स, मैंने बता दिया कि वो लोग अपना जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना पवित्र जगह को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये सारा चीजें आपका हो गया। और फ्रंट लाइन गार्जियन, ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया जिसको आपको रीड कर लेना है बस, ठीक है। ये लोग डिफेंस भी करते हैं, जो इलीगल पोचिंग होता है, हंटिंग होता है, उसको भी रोकते हैं। अब आ जाते हैं भाई बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और एक चीज बता देते हैं, बहुत कुछ आपके माइंड में घूम रहा होगा कि भैया लेक्चर बहुत लंबा था, 50 मिनट का है, तो 1.5x करके देखना, आराम से सुन लेना, समझ लेना, और पीडीएफ को गो थ्रू अच्छे से करना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको बता देते हैं कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्या है। हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, ये बिगेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का। व्हाट इज इट? This is when human destroy the natural homes of plant animal to make species for cities, farming and factories। ये क्या है, अगर ये आपका बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट क्या है, अगर ह्यूमंस क्या करेंगे, अपना नेचर को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, नेचर डिस्ट्रॉय होगा। नेचर डिस्ट्रॉय होगा तो ह्यूमन इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नेचर पे ही। तो बायोडाइवर्सिटी में एक सबसे बड़ा थ्रेट होता है कि भाई हैबिटेट लॉस, लोगों का जगह जाएगा। जैसे कोई जंगल में कोई प्लांट रहता है, प्लांट का कोई एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, कोई एनिमल का स्पेसिफिक रीजन हो गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो एनिमल कहाँ पे जाएंगे, है ना। अभी एक तो आपका हुआ भी था जो बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, जिसको रोका भी गया गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम पे इतना रील्स आया। तो ये चीज है, हैबिटेट लॉस बहुत ही बड़ी मात्रा में होगा अगर ये थ्रेट आता है तो। दूसरा पॉल्यूशन, अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग डंपिंग करोगे, है ना, कचरा इधर उधर फेंक दोगे, फॉरेस्ट खराब करोगे, सॉइल खराब करोगे, वाटर खराब करोगे, एयर पॉल्यूट करोगे, तो भाई ये भी आपका एक थ्रेट में ही आता है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये सबसे हमसे बचाना है। तो पॉइंट याद कर लेना, हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट में चेंज होता है। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एसी चलाएंगे, रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, तो वहां से क्या निकलता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, और टेम्परेचर आपका अर्थ का क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग, ज्यादा से ज्यादा फिशिंग करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, पोचिंग करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज है कि जंगल में कोई ज्यादा जानवरों को मार रहा है, तो ये भी गलत है, बायोडाइवर्सिटी उससे भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि हर एक जानवर, हर एक चीज बहुत ही मैटर करता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, और बैलेंस बहुत ही जरूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो कुछ भी आप खराब करोगे नेचर को, तो वो नेचर आपको भी भाई खराब करेगा, और आपके लिए भी वो डेंजर ही होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये बात तो हमेशा ही याद रखना, और चैप्टर वाइज लेक्चर जाके भाई देख लेना इन डिटेल, बहुत कुछ उसमें भी बताया है, ठीक है। और इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज, मान लो कोई भी आप एक्सीडेंटली
मतलब एक्सीडेंटली या इंटेंशनली कोई भी स्पीसीज बाहर का लाके यहाँ रखते हो तो वो भी डिस्ट्रॉय करता है नेचर को। तो ये भी आपका लास्ट पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो भाई ये आपका हो गया डिस्कस द थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिना सांस लिए भाई पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट करवा दिए बिना पानी पिए। तो आप लोग का भी हक बनता है, क्या बनता है भाई, आप लोग का भी एथिक्स होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को क्या करो, हाइप करो। और जैसे मैंने बताया है कि भाई ENVS को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सब कुछ कवर करवा दिया है। सजेशन पहला प्रायोरिटी रखना, देन अगर आपका सजेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए तो जितना भी आपको लेक्चर मिल रहा है ना, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 करके, ये सारा लेक्चर को 1.5x करके आप लोग सारा कंप्लीट कर लेना, जस्ट सुन लेना। अगर आप लोग IPL में भी बिजी हो, IPL देख रहे हो, तब भी भाई आप लोग ईयरफोन लगा के एक बार सुन सकते हो, आप लोगों का काम हो जाएगा, आपके दिमाग में काफी सारा कंटेंट बैठ जाएगा। मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है अब अच्छे से पढ़ के जाना और अपना एग्जाम देना। होप आपको ये चैनल बहुत ही हेल्प कर रहा होगा। PDF का लिंक और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी रिव्यू देना। और ये जितना भी चैनल है, इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट करना। थैंक यू। और रिजल्ट के बाद, मतलब क्या एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद तो बताना ही बताना, लेकिन ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जरूर सेव कर लेना, 6290303823। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऑल दी बेस्ट और अच्छे से एग्जाम देना। और मिलते हैं, अब MCQ मैराथन भी आपको करवा देंगे 1-2 दिन में।